गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आपका पेपर बढ़िया हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद इस बार ऑडिट का पेपर बाद में होगा, तो रिलैक्स आप ऑडिट के पेपर के बाद ही कर पाओगे। इस बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एमसीक्यूज पूछे थे वो इजी थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। यानी आपसे सीधी सीधी कैलकुलेशन नहीं करवा के आपसे मिसिंग वैल्यू के जो फिगर होते हैं ना, उस तरह से कैलकुलेशन करवाइए। एक दो क्वेश्चन में डिस्प्यूट भी है इसमें, लेकिन जो आईसीआई ने आंसर दे रखा है हमको उस हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए, आप मैच करिए, आई होप आपका सही हुआ होगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जे बॉमोल मॉडल से जो आपका जो ईओक्यू की तरह आप कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जिसका फार्मूला 2UP/S का अंडरवुड होता था, C आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस होता था। यहां पर आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस 30,000 दिया हुआ है, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन भी दी हुई है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी 10% दी हुई है। तो यहां पर बेसिकली आपको एनुअल कैश डिस्बर्समेंट कैलकुलेट करना है, यानी आपको यू कैलकुलेट करनी थी। तो अगर आप इसको रख के फार्मूले में सोल्व करोगे तो इसका आंसर ए आएगा 18 लाख। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेड लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग टू पे डिविडेंड, एक्सपेक्टिंग टू पे, यानी क्वेश्चन में D1 दे रखा है और ये आपका लिंटर्स मॉडल से पूछ रहा है। जो लिंटर्स मॉडल होता है वो आपका ट्रेडिशनल मॉडल होता है और वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही कैलकुलेट करता है, जिसका फार्मूला होता है D1 इज इक्वल टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट ब्रैकेट क्लोज माइनस D0, फिर उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली D1 आपको क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है और अगर इस फार्मूले में रखकर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा जो लास्ट डिविडेंड पेड किया, यानी जो D0 है वो 40 पर शेयर है। ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से सोल्व नहीं करवा के फार्मूले का आंसर आपको दे रखा है और उसमें से एक वैल्यू मिसिंग आपको दे दी और आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो बेसिकली इसमें आपका आंसर आएगा बी। जो थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ बीपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज होल्डिंग of 42,000 shares of the company. The shares are currently trading in the stock exchange at 480 per share. Mr. X has a policy of reinvesting the amount of any dividend received back into the shares of the company. BPC Electronics Limited has declared and paid दे रखा है। देखिए, डिक्लेयर्ड एंड अगर पेड वर्ड दे रखा है, अगर केवल डिक्लेयर्ड वर्ड बोलता तो बेसिकली कम डिविडेंड प्राइस होती। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपका जो डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन वहां पर केवल वर्ड डिक्लेयर्ड दिया हुआ है, पेड नहीं दिया हुआ। जब डिक्लेयर्ड दिया हुआ है, पेड नहीं हुआ, तो वो प्राइस आपकी कम डिविडेंड होती है। तो डिविडेंड मिलने के बाद प्राइस को अपन एक्स डिविडेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो डिविडेंड को माइनस किया है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी डिविडेंड पेड बोल दिया। तो अगर डिविडेंड पेड ऑलरेडी बोल दिया तो बेसिकली जो आपकी प्राइस है ना, ये एक्स डिविडेंड है। ये आपकी प्राइस कौन सी है? एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड नहीं है, इसलिए अपन इसमें से डिविडेंड को माइनस नहीं करेंगे। तो बेसिकली 42,000 शेयर्स हैं, इसको 30 पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिविडेंड आएगा और 480 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड, तो नए शेयर आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 44,625 शेयर्स। लेकिन अगर मान लीजिए आईसीआई अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसको सोल्व करता है, क्योंकि आईसीआई क्या व्यू लेता है, क्योंकि अगर अपन कंसेप्चुअली बात करें तो क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड एंड पेड वर्ड दिया हुआ है, तो जहां पर पेड हो गया तो एक्स डिविडेंड है, कम डिविडेंड हो ही नहीं सकती। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 आईसीआई का दे रखा है आपका इस चैप्टर में, वहां पर केवल डिक्लेयर्ड वर्ड है, पेड वर्ड नहीं है। जब डिक्लेयर्ड वर्ड है तो इसका मतलब है कि वहां पर कम डिविडेंड प्राइस थी, तो वहां पर डिविडेंड को माइनस करके उन्होंने एक्स डिविडेंड में कन्वर्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर 44,625 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पेड वर्ड दे रखा है। लेकिन अगर आईसीआई अगर उस तरीके से अगर वर्जन लेता तो फिर आंसर ये होना चाहिए, लेकिन हमारी ओपिनियन में इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, 44,625 शेयर्स। इसी तरह से जो ये केस सिनेरियो है, इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर। देखिए, जब अपन कन्वर्टेबल डिवेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें रिडम्पशन वैल्यू डिसाइड करते हैं, और जो रिडम्पशन वैल्यू डिसाइड होती है वो अपन दो कैलकुलेशन करते हैं, एक तो कैश वैल्यू ऑफ डिवेंचर और एक मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी पर डिवेंचर जितने शेयर्स मिल रहे हैं रिडम्पशन के समय उनकी वैल्यू क्या है, और दोनों में व्हिचएवर इज हायर। तो देखिए, करंट मार्केट प्राइस 120 है, इसमें 5% की ग्रोथ है, और जो रिडम्पशन होना है वो 5 साल बाद होना है, तो 5 साल बाद एक शेयर की प्राइस आ जाएगी और एक डिबेंचर के बदले में 4 शेयर दे रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 612.62, यानी 612.62, इसका करेक्ट आंसर ए होगा।
अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब यहां पर आईसीआई ने फिर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर जो डिवेंचर की करंट मार्केट प्राइस दी हुई है 150, और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर नया इश्यू कर रहे हैं तो नया इश्यू कर रहे हैं तो कंपनी फेस वैल्यू पे क्यों करेगी, करंट मार्केट प्राइस पे करेगी। तो इसके लिए नेट प्रोसीड 150 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको सोल्व नेट प्रोसीड 150 लेके करते हैं तो इसका आंसर आता है 26.10। वो आंसर हमारे यहां पर किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, न कोई नन का ऑप्शन है। तो यहां पर इन्होंने जो इसकी फेस वैल्यू है उसी को इश्यू प्राइस लेके सोल्व किया है, यानी नेट प्रोसीड 100 ली है। और अगर अपन उस हिसाब से सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेशन मेथड से 30.74। और अगर मार्केट वैल्यू वेट से अगर अपन इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो आंसर आ रहा है 17.02%। जब अपन 17.02% निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल हमने आगे निकाली भी है, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपकी ये लेंगे और इनकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो ये जो आपकी डिबेंचर की जो मार्केट वैल्यू दे रखी है ये वेट कैलकुलेट करने के लिए, यानी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम में आएंगे। तो इसका आंसर होगा 17.02%। सेवंथ कह रहा है इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर व्हेन, देखिए यहां पर भी इन्होंने ट्रिक ये दिया आपको, व्हेन नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर टैक्स, यानी एनआई आपको क्वेश्चन में दी हुई है और क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। तो आपसे ये गलती हो सकती है कि आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दे रखा, ईएटी नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी नेट इनकम दे रखी है। अगर आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 48 लाख है और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 लाख है, क्योंकि 60 लाख की इसकी कैपिटल है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो अगर आप 48 लाख को अगर इससे डिवाइड करोगे तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए तो पहले ईपीएस निकालनी पड़ेगी। तो 48 लाख को 6 लाख से क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा, और अगर 8 को P रेशो 21 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 168। तो इसका आंसर ए होगा। दूसरी चीज जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो तो वैसे ही निकल रही है, सीएपीएम अप्रोच से हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम पहले प्रेफरेंस शेयर की देखें तो फेस वैल्यू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, दी शेयर्स आर इरिडीमेबल है भाई एंड हैविंग प्रोटेक्शन कॉस्ट 4%, और इसकी तो करंट मार्केट प्राइस भी 100 है। तो अगर 100 का 4% प्रोटेक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नेट प्रोसीड 96 आ जाएगी, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 12। तो अगर 12/96 करेंगे तो आपका इसका आंसर आ रहा है 12.5 प्रेफरेंस शेयर का। तो वैसे तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12.5 बाकी किसी में भी नहीं दे रखा, किसी ऑप्शन में 12.5 नहीं है। जब किसी भी ऑप्शन में 12.5 नहीं है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और वैसे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप सीएपीएम अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने कह रखा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ 6% दे रखा है, बीटा 1.25 दे रखा है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% दे रखा है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो रिस्क प्रीमियम है वो आरएम माइनस आरएफ होती है, जो आरएम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होती है वो रिस्क का प्रीमियम होता है। तो 8 को अपन 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आरएफ को इसमें प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ रहा है इसमें 16%। और वैसे भी एक बात बताऊं, आप प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट से आंसर टिक कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट से आंसर इसलिए टिक कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 12.5% आ रहा है, और जबकि किसी भी ऑप्शन में 12.5% गिवन नहीं है। आई होप सारे एमसीक्यूज आपके सही गए होंगे। आप कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उसके दोनों वर्जन हमने आपको समझाए कि बेसिकली कंसेप्चुअल क्या होना चाहिए, आंसर उसी के हिसाब से है, और आईसीआई क्या वर्जन लेती है ये तो उसका सजेस्टेड आंसर आने के बाद ही पता चलेंगे। क्योंकि एक तो जो डिबेंचर वाली मामला है उसमें करंट मार्केट प्राइस दी हुई है तो उसको इश्यू प्राइस वो लेनी चाहिए थी, लेकिन वो आंसर उसमें नहीं है क्योंकि उससे आंसर आ रहा है 26.1। ठीक है, आई होप आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको ऑडिट के पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई होप आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर काफी जो है अच्छा गया होगा। पेपर आप लोगों ने करा ही है, लगभग हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आई है, जैसे पॉर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल, एसपीएम वगैरह, तो चीजें वही रही जो हम लगभग पढ़ते हैं।
जो पहला केस था यहाँ पर देखो सीधा अर्बन स्टे रियलिटी ने सब कुछ देखो मॉनिटरिंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कल्चर डेवलप कर लिया है, लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, इट मीन सब चीजें उसने इंप्लीमेंट कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर जो है आपका 9 उसका आंसर सी चला जाएगा। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पर आ चुके हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट यहाँ पर कर दी। ये तो बहुत ही सिंपल था। देखो सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करना, चीजों को बराबर रखना। अब देखो जो होटल इंडस्ट्री है या हम लोग बात करें हॉलीडेज पर जाते हैं हम जैसे गोवा वगैरह, तो वो क्या करते हैं कि 5-6 मंथ्स तो बुकिंग पे रहते हैं, 5-6 मंथ आपने देखा होगा कि उनकी डिमांड कम रहती है, तो वो उनको डिस्काउंट देते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि विजिटर्स आए वहां पर सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो वो यहाँ पर लिखा ओवर क्राउड होते हैं कभी कभी, तो देखो वीकडेज के अंदर बहुत सारे कैफे, और कभी कभी ऐसा वीकेंड्स के अंदर, कभी कभी वीकडेज में नहीं होते, तो वो लॉयल्टी कार्ड ऑफर्स वगैरह देते ताकि उनकी डिमांड स्टेबलाइज रहे, तो वो सिंक्रो मार्केटिंग के अंदर आता है, सिंपल। फिर हर्बल केयर लिमिटेड का एग्जांपल दे रखा है, आयुर्वेद ब्रांड में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेल है। रिव्यू किया उन्होंने, तो ऑफकोर्स उन्होंने क्लियर डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन फोकस करना स्टार्ट किया जब उनको लगा कि प्रॉब्लम हो रही है, डिक्लाइन कर रहा है एक्सपोर्ट, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया, ग्लोबल पोजीशनिंग पे काम किया, रिसर्च और डेवलपमेंट किया, तो इसका आंसर आपका सीधा बी चला जाएगा। फिर ये कल्पंजलि जो डेयरी है, देखो पहले ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी के अंदर थे, फिर धीरे धीरे इनको लगा कि जो लोग हैं वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये प्लांट बेस्ड योगर्ट, इन तरह के प्रोडक्ट्स को इन्होंने धीरे धीरे लॉन्च करना स्टार्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कल्पंजलि जो डेयरी एनालिसिस है उनका स्ट्रेंथ क्या है, देखो तो इस केस के अंदर अगर आप जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर यहां पर इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात लिखी है कि देखो उनका वैल्यू चेन एनालिसिस रिवील्ड स्ट्रेंथ किसमें, मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन पर है। तो मटेरियल हैंडलिंग हो गया, स्टॉक कंट्रोल हो गया, किस में आता है आपका, इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर आता है ये, तो वो स्ट्रेंथ जो था उनका वो किस पे था, इनबाउंड लॉजिस्टिक पर जो था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं कि किस, जैसे अब इस डेयरी ने क्या किया कि भाई वीगन योगर्ट, ऑर्गेनिक मिल्क जो है वो देना स्टार्ट किया है। अब देखो कोई हो सकता है आपको ये बोले कि इनोवेशन है, अब वो अगर बिल्कुल ही अगर आप वीगन प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ जाएं, पर दूसरी तरफ अगर देखें कि वीगन योगर्ट, ऑर्गेनिक मिल्क जो है और जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं डेयरी से रिलेटेड है। देखो अब कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो आप जो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं मैच कर रहा हो, इन द सेंस सिनर्जी बेनिफिट मिल जाए। जैसे वो अपने ट्रेडिशनल मिल्क के साथ साथ ऑर्गेनिक मिल्क भी सेल कर रहे हैं, योगर्ट भी अगर सेल कर रहे हैं तो सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, सेम मार्केटिंग हो जाएगा, सेम कस्टमर जो है उन्हीं को वो टारगेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग या प्रोसेस या कस्टमर सेम होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना कि इसका आंसर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जाना चाहिए क्योंकि रिलेटेड बिजनेस के अंदर ही है। अब बिल्कुल ऐसे अगर इसको बिल्कुल ऐसा मान ले कि वो प्लांट बेस्ड है, इनोवेशन है, तो बात अलग है, अदरवाइज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन यहां पर आंसर लगता है। ये तो देखो है कि कंपनी एक चीज के प्रेशर में थी कि जो कस्टमर उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे थे, जैसे लोग आजकल मिल्क में भी हेल्थ की तरफ जाते हैं, ओट मिल्क की तरफ लोग जा रहे हैं, आलमंड मिल्क की तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि वो कॉस्टली जरूर आते हैं पर लोग उनको प्रेफर कर रहे हैं, या लोग वीगन हो रहे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो सोशल कल्चर शिफ्ट जो था वो उनकी डिमांड को अफेक्ट कर रहा था कि मिल्क की डिमांड कम हो रही है। ये मैंने क्लास में पढ़ाते टाइम भी ये चीज मैंने डिस्कस किया था, वीगन के बारे में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वगैरह के वीगन हो रहे हैं तो भैया प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है, वीगन की डिमांड जो बढ़ रही है, तो सोशल कल्चर शिफ्टिंग हो रही है। और आया कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर था, तो देखो कंपनी ने चेंजेस अपने प्रोडक्ट के अंदर किए ना, उन्होंने कोई इंडस्ट्री के अंदर प्राइसिंग चैनल में तो कोई चेंजेस किए नहीं, उन्होंने चेंजेस किस में किए, प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए उन्होंने, ठीक है ना, जो हमने पूरा डाइवर्सिफाइड किया, वीगन प्रोडक्ट्स वो लॉन्च किए, ऑर्गेनिक ओट्स मिल्क वगैरह या आलमंड मिल्क वगैरह उन्होंने लॉन्च किए। फिर कल्पंजलि डेयरी एक्शन प्लान टू बिकम टॉप 10 डेयरी ब्रांड, ये आप सीधा पकड़ गए होंगे, कंपनी का विजन है। देखो लॉन्ग टर्म विजन होता है, विजन क्या होता है, वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड इन फ्यूचर, तो ये तो विजन है, विजन किसका पार्ट होता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी हो जाएगा। आई होप आप सबका पेपर काफी अच्छा गया होगा। पेपर मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट के बीच में था, टफ बिल्कुल नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से इजीली आपने 7 क्वेश्चन में से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग टेस्ट के लिए, थैंक यू।